यूजीसी नेट सरस्वती कृमि में आरटीआर में आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। थ्योरी क्लासेस एजुकेशन 4 अध्याय के बारे में बात करेंगे। परिवर्तन प्रबंधन यूनिट आपकी 10 हो जाएगी, जिसमें शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं नेतृत्व आपका जो है यूनिट 9 है आपकी, जिसमें हमने आपको पढ़ा रखा है 3 अध्याय हमने आपको पढ़ाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये सारे अध्याय हमने पढ़ा दिया है। 4th अध्याय के बारे में बात करने वाली हूँ। यहाँ पे आपको पढ़ना है परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल और परिवर्तन का जापानी मॉडल। तो परिवर्तन का जो त्रिचरण मॉडल है इसमें 3 चरण दिए गए हैं, ठीक है। इन्होंने ये दिया किसने है त्रिचरण मॉडल, ये जो है कर्ट लेविन ने दिया है, ठीक है। कर्ट लेविन ने दिया है। ये एक प्रकार का प्रबंधन मॉडल है, ठीक है। त्रिचरण मॉडल जो परिवर्तन का त्रिचरण ये मॉडल है, ये जो है कर्ट लेविन ने दिया है। और ये जो है प्रबंधन मॉडल है। कौन कौन से इसके अंतर्गत आएंगे, जो है आपका अनफ्रीजिंग आता है, एक जो है मूविंग आता है, मूव, ठीक है, बदलाव, और एक आप पता है रिफ्रीजिंग। और परिवर्तन का जापानी मॉडल के अंतर्गत जो है आपका एक प्रकार का आता है, उसको क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम, ठीक है, मॉडल आता है। ये उदाहरण इसके जापानी मॉडल के उदाहरण हो जाएंगे। एक आपका होगा जस्ट इन टाइम मॉडल और एक हो जाएगा आपका पोका योग मॉडल। तो जस्ट इन टाइम मॉडल जो है किसने दिया है, तो इसको जो है लेनार्ड ने दिया है, और पोका योग मॉडल को जो है शिगियो शिंगो ने दिया, ठीक है। स्टार्ट करती हूँ। यहाँ नियोजित हेडिंग हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपका हेडिंग से हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता, ठीक है। तो इसके पहले हमने आपको बता रखा है कि नियोजित परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। और इसमें आपको देखना है नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता के अंतर्गत उदारीकरण आता है, निजीकरण आता है, ठीक है, वैश्वीकरण आता है, ठीक है। 3 प्रकार के आपके आते हैं नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता के अंतर्गत जो है संस्कृत के बीच एकीकरण। तो यहाँ पे अंतर इस प्रकार है। उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार के नियंत्रण और बाधाओं को कम करना। ये जो आपका उदारीकरण शब्द दिया गया है, ठीक है, उदारीकरण ये जो है, और ये जो निजीकरण हो गया, इसके बारे में आपको एक नज़र में देखना है, मतलब थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे बात करा गया है इसके बारे में। ये जो होता है उदारीकरण का अर्थ होता है कि सरकार के नियंत्रण और बाधाओं को कम करना। निजीकरण का अर्थ होता है सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में हस्तांतरित करना, ठीक है। निजीकरण मतलब निजी, ठीक है, आप जान रहे हैं निजी, ठीक है। तो यहाँ पे निजीकरण का अर्थ हो जाता है सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में हस्तांतरित करना। और यहाँ पे बोला गया है वैश्वीकरण के अंतर्गत जो है क्या होता है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है दुनिया भर में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों के बीच एकीकरण। वैश्वीकरण मतलब आप जान रहे हैं, ठीक है, कि वैश्वीकरण का अर्थ हो गया दुनिया भर के विभिन्न अर्थव्यवस्था और जो है संस्कृति। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसमें से ही पढ़ लीजिए आप सभी स्टूडेंट। वैश्वीकरण या दुनिया भर के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया है। निजीकरण क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो, यह सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति को निजी क्षेत्र के हाथों में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है उदारीकरण का, यह सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप को कम करने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो तीनों में हमने आपको अर्थ बता दिया है। उदारीकरण का अर्थ बताया है, निजीकरण का यहाँ से आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और जो पॉइंट्स आपके हैं उनको एक नज़र में पढ़िएगा, ठीक है, टाइम के हिसाब से अपने, ठीक है। और यहाँ पे उदाहरण आप देख सकेंगे, ठीक है, ये उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण एक आपका हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये वैश्वीकरण का हो जाएगा। तो उदारीकरण का एक उदाहरण आपका है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है निष्कर्ष भी दिया गया है, इसको भी पढ़ना है। अब आपकी अगली हेडिंग आती है, यहाँ पे आप देखिएगा, हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ से ना, यहाँ पे पढ़ाएंगे, यहाँ से आपको बताते हैं, जो थोड़ा जूम कर दें इसको, ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ पे आप सभी देखेंगे परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो है परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो आपकी हेडिंग है इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जानना है परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल किसने दिया है। ये जो है जिसे परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल जो है कर्ट लेविन द्वारा जो है विकसित किया गया है, ठीक है। यानी कि कर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्ट लेविन द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है, या फिर कह सकते हो प्रस्तुत किया गया, ठीक है। एक प्रबंधन मॉडल है, ये किस प्रकार का मॉडल है, परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल जो होता है ये इसको कर्ट लेविन ने दिया। और ये जो है एक प्रकार का प्रबंधन मॉडल है जो परिवर्तन को 3 चरणों में विभाजित करता है, ठीक है। उनकी परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल जो है 3 भागों में इसको बांटा गया है, चरणों में कह सकते हो 3 चरणों में विभाजित किया गया है। और ये जो है एक प्रबंधन मॉडल है, ठीक है, एक प्रकार का प्रबंध मॉडल है। और ये जो 3 चरणों में विभाजित किया गया है, तो नेम आप देख सकते हो, अनफ्रीज और मूव कह सकते हो, ठीक है, और रिफ्रीज, ठीक है, रिफ्रीजिंग कह सकते हो। तो इतना समझ में आया होगा। और यहाँ पे देखिएगा लिखा भी हुआ है, इस चरण में मौजूदा स्थिति को अनफ्रीज करना होता है, जिसका अर्थ है लोगों को परिवर्तन के लिए तैयार करना, यानी लोगों को परिवर्तन के लिए तैयार करना, या कह सकते हो जो है परिवर्तन की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। परिवर्तन के स्वीकार को समझा जाता है और कह सकते हो पुराने व्यवहार को बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है, या प्रशिक्षण, संचार और समर्थन के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे ना समझ में आएगा तो अभी और हम बताएंगे डिफरेंस के तौर पे। मूव यहाँ पे देखिएगा, इस चरण में जो होता है परिवर्तन को लागू किया जाता है, यानी जो परिवर्तन होता है उसको लागू किया जाता है, यह नई प्रक्रियाओं, प्रणालियों या संरचनाओं को लागू करने या संगठन की संस्कृति के बारे में जो है बात करा गया है संचालन परिवर्तन में। और रिफ्रीज क्या होता है, इस चरण में परिवर्तन को समेकित और स्थिर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है। निष्कर्ष के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो 3 चरण मॉडल प्रक्रिया को प्रबंधित करने का एक व्यापक तरीका है, ठीक है, जो परिवर्तन के लिए लोगों को तैयार करने और परिवर्तन लागू करने और परिवर्तन को स्थायी बनाने पर महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जानेंगे, इसको थोड़ा जूम करते चलते हैं, ठीक है, जूम कर दूँ।
यहाँ पे आप देखिएगा ये जो है आपकी अनफ्रीज जो हेडिंग हो गई एक बदलाव, यानी कि जो आपकी मूविंग हेडिंग थी, ठीक है, मूव। तो यहाँ पे आप देखिएगा अनफ्रीजिंग, यहाँ से अच्छे से समझ लीजिएगा, ऊपर जो हमने आपको पढ़ाया नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ से समझ सकते हैं। वर्तमान स्थिति को चुनौती देना, ठीक है, यानी कि वर्तमान स्थिति को चुनौती देना, परिवर्तन की आवश्यकता को समझना, इसमें आपको बताया जाता है अनफ्रीजिंग में, ठीक है, इसमें बताया जाता है कि परिवर्तन की आवश्यकता को समझना होता है और बदलाव में जो है परिवर्तन को लागू करना होता है, रिमूव, ठीक है, परिवर्तन को लागू करना है, नए व्यवहार को सीखना है, स्वीकार करना हो जाएगा, या कह सकते हो नए जो है मार्ग का सृजन करना, ठीक है, नए मार्ग का सृजन करना कह सकते हो। ये रिफ्रीजिंग के अंतर्गत आएगा, नए व्यवहार को स्थिर करना या स्थायी करना, ठीक है, स्थायी कह सकते हो। ये जो होता है इसमें परिवर्तन को जो है लागू किया जाता है, ठीक है, जो परिवर्तन की आवश्यकता स्वीकार करते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है लोग होते हैं परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, जो बदलाव आपका होता है इसके अंतर्गत परिवर्तन को लागू किया जाता है और इसमें परिवर्तन को जो है स्थायी रूप से मान्य किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थिर करना हो गया, इसे नई आदत के रूप में स्थापित करना कह सकते हो। और लोग उद्देश्य के तौर पर देखिएगा अनफ्रीजिंग इसमें हो जाएगा लोगों को पुराने तरीकों से दूर करने और परिवर्तन के लिए तैयार करने के लिए है, ये वांछित नई स्थिति प्राप्त करने के लिए है। और रिफ्रीजिंग परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। और ये अनफ्रीजिंग जो होता है इसको, और इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय और शैक्षिक संगठनों में किया जाता है, ठीक है, व्यवसाय और शैक्षिक संगठनों में जो है फ्रीजिंग का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे डिफरेंस में और देखिएगा उदाहरण है, ठीक है, कर्मचारियों को पुरानी प्रक्रिया या नुकसान के बारे में जानकारी देकर और नए तरीके की आवश्यकता को समझाकर, ठीक है, अनफ्रीजिंग के अंतर्गत ये आपका एक उदाहरण हो जाएगा। बदलाव में हो जाएगा नई प्रक्रिया लागू करके कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके और नए तरीके से काम करने में मदद करना। रिफ्रीजिंग के में क्या हो जाए, नए तरीके से काम करने में सफल बनाने के लिए नई प्रक्रिया पुरस्कृत करके नए तरीकों को स्थापित करने के लिए नए उपकरण प्रणालियों को लागू करना। आप सभी स्टूडेंट को इसको 2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सारे आपको पढ़ लेने हैं हेडिंग, ठीक है, ये उदाहरण भी देख लेने हैं, आपको अपनी नोट्स में इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये जो आपका सारणी दिया गया है पूरा इसको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये है इसमें कि ये बात करा गया है इसमें जो है परिवर्तन को जो है लागू करना, यानी कि आवश्यकता है स्वीकार करना, ठीक है, परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है, स्वीकार करना, इसमें जो है परिवर्तन को लागू करना हो जाता है, यानी परिवर्तन को आप लागू करेंगे और इसमें जो है स्थायी परिवर्तन करेंगे, ठीक है, स्थिर करना नहीं कह सकते हो। तो इसमें आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, या नए सृजन का निर्माण करना कह सकते हो, नए मार्ग का, ठीक है, ये वही चीज़ें हैं इसमें भी लिखा हुआ, ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको डिटेल में समझाने के तौर पे हमने जो है लिखा था। और ये आपका हो गया मॉडल, वो हो गया आपका मॉडल, कौन सा मॉडल था, वो त्रिचरण मॉडल हो गया जो कर्ट लेविन ने दिया है, और जो है प्रबंधन मॉडल है, ठीक है, 3 प्रकार के मॉडल हो गए आपने देखा, ठीक है, अनफ्रीजिंग और मूव कह सकते हो, बदलाव कह सकते हो, और रिफ्रीजिंग एक हो गया आपका। तो यहाँ पे और ये आप देखिएगा जापानी, क्या कहते हैं, जापानी परिवर्तन मॉडल, ये आपका ही हो जाएगा जापानी परिवर्तन मॉडल, ठीक है। तो ये आपका जापानी परिवर्तन, यहाँ से ना समझिए, ठीक है, यहाँ से नहीं, दूसरा आपका है, यहाँ से समझने का प्रयास करिए, यहाँ से समझ लीजिए, जूम करो इसको, नहीं तो दिखेगा नहीं, छोटा छोटा लिखा हुआ तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखिएगा परिवर्तन के लिए जापानी मॉडल, यहाँ पे हेडिंग से, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा परिवर्तन के लिए जापानी मॉडल। तो यहाँ पे बताया गया है काइजेन, ठीक है, काइजेन एक जस्ट इन टाइम है और एक जस्ट इन टाइम ये हो गया, और एक गलती प्रूफिंग के लिए का योग इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ से नहीं समझाएंगे, और हेडिंग्स आपकी हैं तो यहाँ पे बताने का, यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। सबसे पहले तो यहीं पे जो हमने बताया है तो ये आपके मॉडल है, सबसे पहले आपको यहीं पे देख लेना है, ये यहाँ जो पहले हमने आपको स्टार्ट करा था, ठीक है, सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि ये जापानी परिवर्तन मॉडल, ठीक है, यहाँ पे ये हेडिंग आपकी है जिसके अंतर्गत हम आपको 2 पढ़ाएंगे, एक पो का योग पढ़ाएंगे, ठीक है, और इसमें एक नहीं है, इसमें समझ में नहीं आया, ठीक है, यहीं से पढ़ाती हूँ आपको। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले आप जानिएगा, आपको एक ये हेडिंग पढ़नी है, ठीक है, और एक आपको पोका योग हेडिंग पढ़नी है। कहने का मतलब ये हुआ है कि आपको पढ़ना है परिवर्तन के मॉडल, जापानी मॉडल, ठीक है, परिवर्तन हमने आपको हेडिंग पहले आपको पढ़ाया, देखा होगा आपने, देखा है आपने अभी, इसके पहले जो स्टार्ट करा है, तो परिवर्तन का जापानी मॉडल, ठीक है, जापानी मॉडल, यहाँ पे जापानी लिखा है, ठीक है। तो परिवर्तन का जापानी मॉडल के अंतर्गत 2 उदाहरण है आपके, एक तो ये हो जाएगा जस्ट इन टाइम, और एक हमने आपको बताया पोका योग मॉडल। तो जस्ट इन टाइम जो मॉडल आपका है ये जो है प्लेन आर्ट ने दिया है, इसको जो है सिंगो ने दिया है, ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को पता ही है। तो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हो, एक मॉडल ये, एक मॉडल ये हो जाएगा, 2 मॉडल आपके हैं, 2 मॉडल आपको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आपको बात करना है, यहाँ पे हम बताएंगे, यहाँ से आप देखिएगा, तो एक उत्पादन, यानी कि ये जो होता है एक उत्पादन प्रदर्शन है, यानी कि जस्ट इन टाइम, जस्ट आप समझ रहे हैं क्या होता है, इन समझ रहे हैं क्या होता है, टाइम क्या होता है, इस हिसाब से आपको समझना है, यानी पॉइंट टू पॉइंट आपको बेसिक शिक्षा आप जो है जब तक नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बात करा गया है, सबसे यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ, ये जो होता है जस्ट इन टाइम मॉडल जो हो गया आपका जापानी मॉडल, तो ये एक उत्पादन प्रदर्शन है, ठीक है, ये जो होता है एक उत्पादन प्रदर्शन है जिसका उद्देश्य ग्राहकों की मांग के अनुसार उत्पादन को समय पर और सटीक मात्रा में उपलब्ध कराना होता है। तो ये जस्ट इन टाइम का मतलब हो गया, ये आपका एक प्रकार का प्रबंधन मॉडल होता है, उत्पादन का प्रबंधन मॉडल होता है, ठीक है, उत्पादन का प्रबंधन मॉडल है जिसका उद्देश्य होता है कि जो है जब ग्राहक जो है कोई चीज़ वस्तु की मांग करता है तभी उत्पादन किया जाता है समय पर और सटीक मात्रा में, जितना मतलब ग्राहक मांगता है, ठीक है, उतना ही। और यहाँ पे बात करेगा पोका योग, समझिएगा, पोका योग के अंतर्गत जो है ऐसी प्रणाली है जो त्रुटियों को रोकने या कम करने के लिए डिजाइन किया गया। जो पोका योग होता है तो इसके अंदर इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि कोई त्रुटियां होती हैं, ठीक है, यानी प्रणाली ही सिस्टम है जो त्रुटियों को रोकने या कम करने के लिए जो डिजाइन किया गया पोका योग, ठीक है।
कहने का मतलब है कि जैसे कोई त्रुटि है उसको होने से पहले उसमें त्रुटियाँ कम की जाएँ, ठीक है, डिजाइन किया गया है। इसमें अच्छे से पढ़िएगा। पोकायोग एक ऐसी तकनीकी है, ठीक है, सिस्टम है, तकनीकी है, टेक्निक, ठीक है, जिसका उपयोग त्रुटियों को रोकने या कम करने के लिए किया जाता है, जिससे उत्पाद और प्रक्रिया में गलती होने से बचा जा सके। मतलब कि जो है गलतियाँ ना हो पाएँ जैसे, ठीक है। उत्पाद और प्रक्रिया, उत्पाद मतलब आप जानते ही, जैसे उत्पाद मतलब जैसे आप ज़िंदगी में जैसे हर कोई पर्सन है तो खाना, कपड़ा, मकान, ये हर एक चीज़ ज़रूरत होती है, ठीक है, घर, भोजन, ये सब वगैरह ज़रूरत होती है, तो ये उत्पाद के अंतर्गत आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये उत्पाद हो जाएगा आपका, तो यही है, गलती होने से बचा जा सके। और आप उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको जानना है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे है, आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ लेना है, ठीक है, जितना आपका जो दिया गया है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर उदाहरण से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको देखना है, ये हेडिंग्स आती हैं, इसको भी हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है। गुणवत्ता लागत क्या होता है और जो है मूल्यांकन लागत क्या होता है, इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो है अगली क्लास हम कराएंगे इसमें, ठीक है। और लंबी क्लास हो जाएगी, हम छोटी क्लास अपलोड करते हैं, ठीक है, ये थोड़ी क्लासेस है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, उत्पाद और सेवा की गुणवत्ता निश्चित करने के लिए होता है, ठीक है, किए गए खर्च के लिए होता है, यानी कि गुणवत्ता लागत जो होता है, और इसमें उद्देश्य होता है गुणवत्ता को सुधार करना होता है, लोगों दोषों को रोकना होता है, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना होता है। और मूल्यांकन लागत के अंतर्गत आप जानिएगा क्या होता है, उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए जो खर्च किया जाता है। और इसमें होता है गुणवत्ता का पता लगाना, जो गुणवत्ता है उसका पता लगाना, दोषों को जो है पता लगाना और गुणवत्ता मानकों को पूरा करना, परीक्षण, निरीक्षण, सामग्री विश्लेषण, ठीक है, उदाहरण हो जाएगा आपका। यहाँ पे भी देख सकते हो, प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होता है, ये गुणवत्ता लागत जो होता है उत्पादन प्रक्रिया के बाद, ठीक है, दौरान मूल्यांकन लागत। और इसके बाद आप देखिएगा, यहाँ पे आप पूरा का पढ़ लीजिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जो लिखा हुआ है पैराग्राफ आपका, और वहाँ से ना समझ में आए तो यहाँ से, और ये दूसरा आपका है, ठीक है, हेडिंग से दूसरी आपकी हो जाएगी विफलता की लागत, निवारण की लागत। सर इसके पहले हमने आपको बताया है लागत क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ से गुणवत्ता लागत और मूल्यांकन लागत, ठीक है। और ये आपकी हेडिंग्स हो जाएंगी, यहाँ पे देखिएगा, ये हेडिंग है विफलता की लागत और निवारण की लागत। तो विफलता की लागत किसी प्रणाली या प्रक्रिया में असफल होने वाला नुकसान, ठीक है, नहीं, विफलता से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो लागत मतलब जो लागत हो गया, जो आप किसी बिजनेस में लगाए, या मतलब जो आपने खर्च किया पैसा, ठीक है, किसी वस्तु को खरीदने में, या आप कोई जॉब कर रहे हैं, या आपको स्कूल खोलना है, या कोई आपको बिजनेस करना है, ठीक है। तो किसी प्रणाली या प्रक्रिया के असफल होने में जो होने वाला नुकसान होता है। निवारण की लागत क्या होता है, विफलता को रोकने या कम करने के लिए प्रयासों खर्च होते हैं। निवारण आप जानते हैं, ठीक है, निवारण क्या होता है, दोषों को दूर करना है, ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई गलती है उसको सुधारना है, ये सब निवारण हो जाएगा, ठीक है। और उदाहरण के तौर पे देखना है, उत्पादन प्रक्रिया में खराबी, सॉफ्टवेयर में बग और ग्राहक असंतोष, ठीक है, ये विफलता की लागत हो जाएगा ये सब। और ये निवारण की लागत आपको वर्डों के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुरक्षा प्रणालियों का कार्यान्वयन, सॉफ्टवेयर में सुधार, ग्राहक सेवा सुधार हो जाएगा। आकलन इसमें देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। और नुकसान को कम करना, ठीक है, विफलता की लागत लक्ष्य होता है, मतलब विफलता की लागत का लक्ष्य होता है कि नुकसान को कम किया जाए, ठीक है, कम विफलता को रोकने और कम करना, ठीक है। निवारण की लागत होता है, जैसे निवारण आप करेंगे तो इसका मतलब होता है विफलता को रोकने या कम करने का मतलब होता है इसका, ठीक है, नीचे होता है। और इसको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो है विफलता, ये जो आपको यहाँ पे विफलता शब्द देखने को मिला है, यहाँ पे जो आपने पढ़ा है ये, ठीक है, हेडिंग्स, तो इसको आपको इस प्रकार से पढ़ना, इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो विफलता शब्द दिया गया है, ठीक है, ये विफलता इसको दो भागों में बांटा गया, एक आंतरिक विफलता हो गया, एक बाहरी विफलता हो गया। तो यहाँ पे आपको जाना है, आंतरिक विफलता क्या होता है, दोषों को ग्राहक के पास पहुँचने से पहले ही पता चलने के कारण होने वाली लागत, ठीक है। आंतरिक विफलता ये हो गई, बाहरी विफलता हो गई। आंतरिक जो विफलता होती है, दोषों को ग्राहक के पास पहुँचने से पहले, कहने का मतलब है जैसे कि आप शॉप पे जाते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो जो ग्राहक के पास पहुँचने से पहले चलने के कारण होने वाली लागत, यानी कि जो पहले उसको दोस्तों को पता चल जाता है, दोस्तों को ग्राहक के, यानी जैसे कोई वस्तु आपको दिया, ठीक है, दुकान शॉप पे गए, ठीक है, मिठाई लिए, तो या जैसे कोई शॉप लिया, सबसे पहले तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने जैसे कापी किताब की जो शॉप होती है, बुक्स होती है, आप जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से लेते हैं, तो उसके पहले ही जो उसमें कमियाँ होती हैं, जैसे जो कॉपियाँ होती हैं या जो आप खरीद रहे हैं सामान, ठीक है, तो उसमें जो दोष होते हैं वो ग्राहक को पहले ही पता हो जाता है, ठीक है, तो उसको सुधार कर लेता है। और ये जो बाहरी लागत होता है, इसमें होता है दोषों को ग्राहक के पास पहुंचने के बाद पता चलने के कारण होने वाली लागत। तो ये जो बाहरी लागत होता है, तो जैसे आप शॉप पे गए थे, ठीक है, कॉपी किताब लेने गए थे, तो जो है वो आप खरीद के ले आए, आप घर ले आए, उसके बाद जो है आपको पता चला कि ये जो है बुक्स खराब है, ठीक है, इसमें पेज सही नहीं है, कोई जो गड़बड़ है कि 2 पेज हटे हैं, मतलब कटे है ही नहीं, ठीक है, या कोई दिक्कत है, जो दोष है उसमें, ठीक है, तो बाद में जो है उसको पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाहरी विफलता लागत। इसको आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ईजी है, ठीक है। दोषों को ग्राहक के पास पहुंचने से पहले, ठीक है, यहाँ बोला गया पहुंचने से पहले ही, ठीक है, पता चलने के कारण होने वाली लागत, ठीक है, ये बताया गया इसमें। और बाहरी विफलता दोषों को ग्राहक के पास पहुंचने के बाद, ठीक है, पता चलने के कारण होने वाली लागत। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये देख लेना है, एक वर्ड है यहाँ पे इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री सब देख लेना है आपको, इसका मतलब होता है स्टॉक, ठीक है, यह सूची भी कहा जाता है। किसी व्यवसाय द्वारा लाभ के लिए बेचने और उत्पादन के लिए उपयोगी किए जाने वाले माल या सामग्री का संग्रह होता है। और इसको आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ शब्द और हमको बताना है आपको, तो यहाँ पे आप देखिएगा,
ये उत्पाद शब्द क्या होता है, सेवा क्या होता है, तो ये आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। उत्पाद क्या होता है, अभी हमने आपको पढ़ाया, शब्द बार बार यूज हुआ है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा उत्पाद और सेवा के जो है बीच मुख्य अंतर, तो यहाँ पे देखिए उत्पाद भौतिक वस्तुएं होती है, ये जो होती हैं भौतिक वस्तुएं, यहाँ यही से देख सकते हो। उत्पाद जो होता है भौतिक वस्तुएं होती हैं, मूर्त होती है और भौतिक वस्तुएं होती हैं। मूर्त मतलब जिन्हें देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, ठीक है, आप अपने पास रख भी सकते हैं, इस प्रकार से रख सकते हो। और यही से पहले देख लीजिए, भौतिक वस्तुएं जिन्हें देखा, छुआ और संग्रहित किया जा सकता है। कहने का मतलब है उत्पाद जो होता है, तो यानी कि जैसे कपड़ा हमने आपको बताया, ठीक है, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब वगैरह वगैरह जो आपको वस्तुएं चाहिए होती हैं ज़रूरत के लिए, ठीक है, तो ये जो है जो उत्पाद की जाती हैं, ठीक है, और मतलब उनको निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए संग्रहित मतलब इकट्ठा कर सकते हैं आप। जबकि सेवाएं शब्द जो है ये अमूर्त होता है, गतिविधियाँ हैं, गतिविधियाँ जो व्यक्ति द्वारा की जाती हैं, किसी और द्वारा की जाती हैं, उत्पाद को बनाया या उत्पादन नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ये जो है उत्पाद जो है, ये जो है इसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और संग्रहित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। सेवाएं जो होती है एक प्रकार की गतिविधि होती है, इसको आप व्यक्ति द्वारा जो है की जाती है, यानी व्यक्ति के द्वारा की जाती है और किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है, या हमारे द्वारा या आपके द्वारा गतिविधि होती है, ठीक है। उत्पाद को ये क्या कहते हैं, सॉरी, उत्पाद को जो है बनाया जाता है, यानी उत्पाद जो होता है इसको उत्पादन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे कि जो गांव में लोग होते हैं तो खेत में काम करते हैं, तो जो है धान गेहूँ क्या उसको होता है, जो आलू ये बोया जाता है, तो इसलिए उत्पाद के तौर पे आता है कि उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और ये सेवा जो होती है, सेवा बातचीत होता है एक दूसरे से, जो किसी और से दी जाती है, ठीक है, व्यक्ति द्वारा जो की जाती है गतिविधियाँ, और इसका जो है उत्पादन नहीं किया जाता, सेवा को उत्पादन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देखिएगा, मूर्त मतलब आप जो है देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है, छू सकते हो, भौतिक वस्तुएं हैं। और या मूर्त क्या होता है, इसे आप ना देख सकते हो ना सुन सकते हो, ठीक है, गैर भौतिक गतिविधियाँ होती हैं और एक बार में या बाद में, ठीक है, उपभोग के लिए है, ठीक है, कि आप जो है जैसे कोई आपने खरीद के सामान रख लिया है, ठीक है, उसके बाद में भी उसका उपयोग कर सकते हो। उत्पादन के समय ही तुरंत इसका उपयोग हो सकता है। भंडारण योग्य ये नहीं है, भंडारण योग्य रखा नहीं जा सकता है, मापने योग्य ये व्यक्ति परक होता है। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक खाद्य पदार्थ हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर उत्पाद होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक खाद्य पदार्थ भी ये सलाहकार परामर्श हो जाएगा। सेवा मतलब जो गतिविधि होती है मतलब एक व्यक्ति द्वारा दी जाती है, यानी कि सेवा जो होती है एक व्यक्ति द्वारा दी जाती है, तो ये सलाह परामर्श हो सकता है। और अंतर उत्पादन, बिक्री, उपभोग हो जाएगा, एक साथ उत्पादन हो। तो कहने का मतलब है उत्पादन आपका आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। उत्पादन जैसे आपकी कोई ये शॉप है, ठीक है, तो आप शॉप पे जाएंगे, ठीक है, तो शॉप पे आप खरीदारी करेंगे, तो आप उसको पैसा देंगे, ठीक है, आप उसको पैसा देंगे, ठीक है, आप पैसा देंगे तब जाकर के आप जो है मिठाई खरीदेंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है। शॉप पे आप जाएंगे, आप जो है पैसा देंगे, ठीक है, शॉप वाले को, और आप जो है मिठाई ले लेंगे, ठीक है, तो उसके बदले आपने क्या लिया, आपने मिठाई खरीदी, ये आपका जो है उत्पादन हो गया, ठीक है, उत्पाद हो गया, ठीक है। पैसा देके आपने दूसरी वस्तु खरीदी, यानी कि पैसा आपने दिया और दूसरी वस्तु खरीदी, तो ये आपका उत्पाद हो गया। ये सेवा जो होता है, ठीक है, सेवा, तो सेवा इस प्रकार से आप समझ सकते हो, जैसे कि आप बस से जो है मार्केट गए, या आप कह सकते हो ऑटो से आप गए, ठीक है, मार्केट गए। जैसे कि आप स्टूडेंट लाइफ है आपकी, तो आप तो ऑटो में बैठे ही होंगे, ऐसा नहीं कि ऑटो में नहीं बैठे होंगे, ठीक है, तो आप ऑटो बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, रेलवे में बैठे होंगे, ठीक है। तो जब आप बैठे होंगे तो आप जो है कोई वस्तु नहीं लिए होंगे, आप जो है पैसा जमा किए होंगे, ठीक है, आपने पैसा दिया होगा और सेवा ली होगी, ठीक है। जैसे आप बस में बैठ के गए, पैसा दे दिया, आपने सेवा ले ली, ठीक है, इस प्रकार से, या ऑटो में गए या रेल, ठीक है, इस प्रकार से आप समझिएगा। और आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया हो। और यहाँ डिटेल में समझने के लिए यहाँ से और भी देख सकते हो। उत्पादन का अर्थ किसी वस्तु सेवा को बनाना होता है, ठीक है, जबकि सेवा का अर्थ है किसी व्यक्ति संगठन द्वारा दी जाने वाली क्रिया, जो भी हमने बताया, अन्य व्यक्ति या संगठन की मदद कर सकते हो, सुविधा प्रदान कर सकते हो, जो हमने आपको बताया वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, अगली क्लास में हम कौन से लेकर के आ रहे हैं आपको, आप सभी स्टूडेंट को पता है, आपको जो है 10 यूनिट हम लेकर के आ रहे हैं अगली क्लास, ठीक है, यानी कि एजुकेशन पेपर की आपका जो है लास्ट यूनिट कल स्टार्ट करने वाली हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।